तो सीबीएसई बोर्ड के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के। यहाँ पे हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 से जा रहा है कंपाउंड, इसमें SN2 पॉजिटिव में कब इज 0.15 वोल्ट प्लस का दे रखा है। 0.15 वोल्ट प्लस का हम यानी कि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही होगी, मेरी कैथोड पे हो रही होगी। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये भी हमको ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन का आंसर तो करेंगे, लेकिन हमारी अप्रोच कैसी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो 2-4 चीज़ें जो है एक्स्ट्रा भी बताता चलूँगा, ताकि जो है हमारी रिवीजन भी जो है साथ साथ होती चली जाए। तो यहाँ पे प्लस 0.15 वोल्ट होने का मतलब है कि एक तो रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, और कैथोड पे क्या होता है हमारे पास रिडक्शन देखने के लिए हमको मिलता है। फिर दूसरा बोल रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव से Cr बन रहा है, क्रोमियम बन रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे रखा है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमारे पास माइनस का 0.4 वोल्ट। माइनस साइन हमको बता रहा है ये रिएक्शन कैसी जा रही होगी, एनोड पे हो रही होगी। और एनोड पे क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। द टू कपल्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। द सेल पोटेंशियल हमारे पास E0 की वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो E0 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E0 इक्वल्स टू E0 कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पे माइनस E0 एनोड। तो कैथोड पे कितना दे रखा है हमको, पॉजिटिव वाला दे रखा है, प्लस का 0.5 वोल्ट प्लस 0.5 माइनस का, और एनोड पे कितना गिवन है, माइनस का 0.74 वोल्ट हमारे पास गिवन है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.15 वोल्ट प्लस का 0.74 वोल्ट, और हमारे पास आ जाएगा E0 इक्वल्स टू 0.89 वोल्ट प्लस का 0.89। और हम यह भी ध्यान रखेंगे, अगर हमारे E0 की वैल्यू प्लस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो ही हमारा जो है सेल जो है वर्क करेगा, वरना सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों, जब E0 हमारा पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी के नेगेटिव आने का मतलब है हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। और यहाँ पे अगर हमारा ई सेल ही नेगेटिव आ गया तो हमारा डेल्टा जी भी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होता है रिएक्शन हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर हम बोलेंगे हमारा सेल जो है वर्क नहीं करेगा गिवन कंडीशंस पे। नेक्स्ट हमारे पास द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो बोल रहा है म्यू इफेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो वो ये होता है म्यू स्पिन प्लस म्यू ऑर्बिटल। म्यू ऑर्बिटल ये होता है हमारे पास म्यू इफेक्टिव। लेकिन उसने पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू फॉर Cr3 पॉजिटिव आयन। उसने म्यू ऑर्बिटल को नेगलेक्ट कर दिया, तो हम भी इसको नहीं मानेंगे। और म्यू स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यू स्पिन होता है अंडर रूट का n+2, और यूनिट क्या होती है इसकी, Bm यानी कि बोहर्स मैग्नेटॉन। n होता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, Cr3 पॉजिटिव में देखना पड़ेगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पहले क्रोमियम की क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम होता है हमारे पास 3d5 4s1, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कैसे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक यहाँ से लूज करेगा और 2 अपने d ऑर्बिटल से लूज करने के बाद ये बचेगा 3d3। इसकी d ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे हम, 1 2 3, ये हमारा हो गया 3d। पेयरिंग हमको नहीं करानी है, पहले हम पूरे ऑर्बिटल को भरेंगे फिर उसके बाद पेयरिंग कराते हैं। तो हमने 1 2 3 जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। तो n की वैल्यू मेरी आती है यहाँ से 3। हमारे पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे होगा तो ये बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको मिटा देता हूँ मैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो म्यू स्पिन आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 3 + 2 अंडर रूट 3 × 3 + 2 जाएगा 5, तो यह आ जाएगा √15। और √15 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.87 बोहर्स मैग्नेटॉन। एक ट्रिक और बताता हूँ मैं थोड़ी सी यहाँ पे, जब इतनी बात आई गई है। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो हमारे पास जो स्पिन वैल्यू आती है वो 1.8 के आसपास आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 पॉइंट नहीं बोलेंगे, 1.8 के आसपास। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.8 हो सकता है, 2.9 आ जाए। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास आएगी 3.8 के आसपास। फिर बता रहा हूँ एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि 3.8 ही है, 3.94 या 3.92 ऐसे भी दे सकता है, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी।
और अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास आएगी 4.8, 5 होंगे तो ये आएगी 5.8। तो ऐसे भी हम देख के बता सकते हैं। तो यहाँ से 3.87 हमारे पास आ रही है। तो हमको अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है वो, तो हमको पहले से ही माइंड में पता होना चाहिए कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, तब जाके हमारे पास जो है 3.87 बोर्स मैग्नेट्रॉन जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन मतलब कि वो SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है और SN2 के बारे में पूछ रहा है कौन सी भी जो है हमारे पास प्रॉपर्टियाँ देखने के लिए मिलती है। तो पहला ऑप्शन है क्या SN2 में हमको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने के लिए मिलता है, तो बिल्कुल नहीं, हमारे पास SN2 में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता। फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ये भी हमारी किसकी वो है, SN1 की प्रॉपर्टी है। रेसमिक मिक्सचर कब बनता है, जब यहाँ पे हमारे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों और मतलब एल्काइल हैलाइड हो। अब अगर हम इसकी करेंगे SN1 कराएंगे OH- की प्रेजेंस में, तो ये हमको क्या देगा, रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 में भी क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके रेसमिक मिक्सचर हमको मिलेगा। फिर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी किस में होता है, SN1 में हमको कार्बोकैटायन देखने के लिए मिलता है। तो सही आंसर होगा हमारा C, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN2 में हमारी जो है कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, ये हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। 3 ऑप्शन दिया हमारे पास। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे हमारे एल्काइल चेन में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बन एटम गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमने कार्बन एटम को गिना, तो सब में ही क्या है, हमारे पास 4 कार्बन के एटम हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा पहला जो क्राइटेरिया था किसका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, ये तो फेल हो गया है। सेकंड क्राइटेरिया जब ये हमारा फेल हो जाता है, उसके बाद हमको चेक करना है कि ब्रांचिंग कितनी है। ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज करता है हमारा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन बोलें तो सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और इसके डिक्रीज करने से हमारा जो वॉन डर वाल फोर्सेस होती हैं ये भी डिक्रीज करती हैं, और वॉन डर वाल फोर्स के डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज करता है। तो ये हमारे पास लीनियर चेन है, यहाँ पर एक भी हमको जो है ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो सेकंड का तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट में आते हैं यहाँ पे एक ये चेन कैसी है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, और एक हमारे पास क्या है, ब्रांचिंग चेन ये जा रही है हमारे पास, एक ब्रांच निकली हुई है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एक ही ब्रांचिंग प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर कैसी है, ये चेन ऐसे जा रही है और 2 कार्बन की हमारे पास क्या है, ब्रांचिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे 1 ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 2 1 3 जो है हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। सेकंड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर फर्स्ट का, और लास्ट में हमारा थर्ड का। ऐसा ऑप्शन क्या हमारा दिखाई दे रहा है, 2 1 3, ये हमको मिल गया है C ऑप्शन। सेकंड का सबसे ज़्यादा, फिर 1 का, और लास्ट में सबसे 3 का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने पूछा था, तो थर्ड का सबसे कम 1 और 2 का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द IUPAC नेम ऑफ PTNS32Cl2 2 पॉजिटिव। हमने देख लिया है, एक तो हमारा क्या है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कैटायन वाली साइड है। कैटायन मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके पास होता है 2 नेगेटिव माइनस का चार्ज, तो हम बोलते हैं हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, एनायन है। तो जब हम देख रहे हैं, अगर हम इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं PTNS32 की, तो प्लेटिनम की हमने क्या मान ली, X मान ली, और NH3 कितनी होती है, 0, क्योंकि NH3 हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। एक Cl की होती है -1, तो 2 Cl की होगी -2, एक Cl की होती है -1, 2 Cl की -2, और इसको इक्वल कर देंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है, तो X आ जाएगा हमारा +2। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, X + 0 - 2 = +2। X आ गया मेरा यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको ये देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पे लिखी है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 2 लिखी है, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 4। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे पास एलिमिनेट हो गए। कौन से, फर्स्ट वाला भी एलिमिनेट हो गया और थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 4 गिवन है, बिल्कुल सही गिवन है। अब हमको ऑप्शन चेक करना है।
डाई अमीन डाइक्लोरिडो यहाँ पर भी बिल्कुल ये लिखा है। फिर है हमारे पास प्लेटिनम और यहाँ है प्लेटिनेट। जब हम मेटल के साथ 8 लगाते हैं, ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एनायन हो हमारे पास। अगर हमारे पास ये होता NH3Cl2 2-, तब जो है प्लेटिनम के साथ क्या लगता है, प्लेटिनेट लगता है, प्लेटिनेट। 8 वर्ड हम कब लगेंगे, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन में नेगेटिव चार्ज हो या हमारा एनायन हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कैटायन में प्रेजेंट हो तो हम डायरेक्ट प्लेटिनम का नाम लिखते हैं। अगर हमारे पास न्यूट्रल भी होता है, यहाँ पे कोई चार्ज हमारे पास गिवन नहीं होता, तब भी हम जो है प्लेटिनम ही लिखते हैं। सिर्फ नेगेटिवली चार्ज हमें जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तब जो है हम सिर्फ मेटल के आगे 8 वर्ड का यूज़ करते हैं, वरना न्यूट्रल में और पॉजिटिव में हम दोनों ही में प्लेटिनम ही लिखेंगे, ये भी याद रखना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के हमारे पास CH3CH2MgBr। ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है। इसकी रिएक्शन करानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, यानी कि CO2। इसको भी दूसरे पेन से लिखते हैं CH3CH2CH2MgBr। अब सारा खेल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन रखेगा अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मेटल रखता है अपने ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव हमने मेटल पे भी दिखा दिया। अब CO2 को हमने कैसे लिखना है, C+O। अब यहाँ पर ये -I फैक्टर लगाएगा इसके ऊपर, तो कार्बन पे जनरेट होगी डेफिशिएंसी और इसके ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा क्रिएट हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास है, ये वाला जो नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और जो है ये बॉन्ड होगा ओपन। तो कैसे हमको देखने के लिए मिलेगा, इसको बनाते हैं। पहले मैं इस चेन को बना रहा हूँ CH3CH2CH2। फिर मैं अब इस कार्बन को बना रहा हूँ C, और क्योंकि इस वाले कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया, मैंने इन दोनों का बॉन्ड बना लिया। फिर हमारे पास क्या है, C+O तो ऐसे ही है, और ये हमारे पास क्या है O-। ये हमारी चेन तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट वो बोल रहा है H3O पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल रहा है। H3O पॉजिटिव के साथ हमने इसकी रिएक्शन जो है वो करा दी है। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। और न्यूट्रलाइज कैसे कराते हैं, जब हम इसको एसिड दे दें। यहाँ H3O पॉजिटिव से क्या आएगा, हमारे पास एसिड का सोर्स आएगा, H पॉजिटिव आएगा। अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पे और ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। और फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2CH2 C+O और H। अब हम देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में हमारा जो ऑक्सीजन है ये हमने हाइड्रोजन की मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया है। अगर क्वेश्चन में न्यूट्रलाइज करवाने, जैसे यहाँ तो इसने बोल दिया था फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, अगर वो रिएक्शन यहाँ तक भी छोड़ता ना, तो ये वाला स्टेप हमको खुद ही कराना पड़ता, क्योंकि हम कभी भी रिएक्शन में चार्ज स्पीशीज़ को नहीं छोड़ते, हमको न्यूट्रलाइज कराना पड़ता है। और न्यूट्रलाइज कराने के स्टेप को हम दूसरा नाम बोलते हैं वर्कअप। जब भी हम न्यूट्रलाइज करेंगे हम यूज़ करेंगे वर्ड वर्कअप। तो हमारा आंसर क्या बनता है यहाँ पे, C3, 3 हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7, C3H7 और हमारे पास C+O ग्रुप, C3H7COOH। और हम देखते हैं हमारा A ऑप्शन जो है बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। 3 उसने कंपेयर करा है, एक तो हमको फिनॉल दिख रहा है, एक वाटर दिख रहा है और एक एल्कोहल दिख रहा है ROH। R यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, सारे एल्कोहल का हम टेस्टिंग यहीं से कर लेंगे। तो इसको याद नहीं रखना होता हमारे पास कि कैसे कोई ज़्यादा एसिड है। इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे हम जो भी हमारे पास गिवन है। एक इसने बोला है फिनॉल, मतलब फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच, OH को हम बोलते हैं फिनॉल। एक है हमारे पास H2O और एक है हमारे पास ROH, हमने तीनों लिख लिए। अब हमको क्या करना है, तीनों में से H पॉजिटिव को रिमूव करना है। यहाँ से भी H पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, O-, यहाँ से होगा OH- और यहाँ से होगा RO-। ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, कॉन्जुगेट बेस। जब हम H पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे तो जो बची हुई स्पीशीज़ होगी हमारी उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर और ये हो गया हमारे पास कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल।
अब हमको चेक करना है स्टेबिलिटी। जितना हमारा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हम बोलेंगे उसका जो कंपाउंड था पहले, प्रिकर्सर जो था, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? रेजोनेंस। और बाकी कहीं भी हमको रेजोनेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो हमारा जो फिनॉल है ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, वाटर से भी ज़्यादा और एल्कोहल से भी ज़्यादा। लेकिन अब हमको कंपैरिजन किस में करना है? वाटर में और एल्कोहल में। तो वापस से हम क्या करेंगे? इनके कॉन्जुगेट बेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे OH माइनस है और यहाँ पे OR माइनस है। OH को मैं बना लेता हूँ ऐसे और OR को भी मैं लिख देता हूँ ऐसे में। अब R हमारा क्या होता है? प्लस I इफेक्ट शो करता है। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे यहाँ पे हमारा रेजोनेंस जो स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो माइनस I इफेक्ट लगा दे, वो भी क्या करता है? स्टेबलाइज करता है कॉन्जुगेट बेस को। लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पे। जो R ग्रुप है हमारा, ये इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि ये तो लगाता है प्लस I इफेक्ट, प्लस I। अब दूसरा केस अगर हम देते OH माइनस में, तो यहाँ हमारा कोई R ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो प्लस I इफेक्ट लगा दे इसके ऊपर। तो OR जो है वो मतलब एल्कोहल जो हो गया, ये कम एसिड होगा किसके साथ में? H2 के साथ में। तो हमारा H2 जो है ज़्यादा एसिडिक होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा फिनॉल। हमको बस एक चीज़ चेक करनी थी कि हमारा जो है नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबलाइज कर रहा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक हमारा कंपाउंड होगा। अब यहाँ तो उसने डायरेक्ट एसिडिक पूछ लिया उसने कि एसिडिक ऑर्डर बताओ। हो सकता है अगली बार एग्जाम में वो pKa वैल्यू पूछ ले। अब pKa क्या होता है हमारे पास? pK होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी के। जितना ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा उसका pKa उतना ही कम होगा। एसिडिटी बढ़ेगी, pKa की वैल्यू कम होगी। अगर हम इसमें pKa पूछ लेंगे, यहाँ पे तो एसिडिक ऑर्डर पूछा है इसने, तो एसिडिक ऑर्डर के हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा A। लेकिन अगर ये पूछ लेता pKa वैल्यू, तो pKa में क्या हमारा क्या होता? ये हमारा आंसर रहता एल्कोहल का pK सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे कम एसिडिक है। ये याद रखना, pK इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एसिडिटी। तो एल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा कम है तो उसका pK सबसे ज़्यादा है। H2O की एल्कोहल से कम ज़्यादा एसिडिटी, तो उसका pK एल्कोहल से कम होगा। और हमारे पास फिनॉल का pKa जो है सबसे कम होगा। तो इस बार उसने जो है यहाँ से पूछा था एग्जामिनेशन में एसिड ऑर्डर से, क्या पता अगली बार वो pKa दे के पूछ ले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी हमसे एसिड ऑर्डर ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन अनराइप्ड मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर अ पिकल श्रिवल्स। श्रिवल्स मतलब श्रिंक कर रहा है वो। पहले अगर मैंगो का साइज इतना था तो उसके बाद वो इतना ही रह गया। तो उसके पीछे रीज़न पूछ रहा है कि उसके पीछे का श्रिंक करने का उसका रीज़न क्या हुआ। स्टेटमेंट समझिए पहले। एक उसने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया NaCl प्लस H2 का, सॉल्ट वाटर का, और इसमें रख दिया इसने मैंगो फ्रूट को। थोड़ी देर बाद जब ये देखता है तो मैंगो फ्रूट साइज़ जो है डिक्रीज़ होकर इतना सा रह गया। जैसे अचार में हम देखते ही हैं मैंगो हमारे श्रिंक कर जाते हैं। तो उसके पीछे की साइंस पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है। तो ऑप्शन उसने क्या दिए हैं? इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट लूजेज वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट गेन्स वाटर टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो दो स्टेटमेंट तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं। इट गेन्स वाटर, वाटर तो वो गेन करेगा ही नहीं। अगर वो वाटर गेन करता तो ओरिजिनल साइज को अगर इतना था, वाटर गेन करने के बाद वो बड़ा हो जाना चाहिए था साइज में, लेकिन वो कर रहा है श्रिंक। तो एलिमिनेशन मेथड से चेक करेंगे पहले। इट गेन्स वाटर, ये हट गया बिल्कुल। इट गेन्स वाटर, ये भी हट गया बिल्कुल। अब बात आती है हमारी ऑस्मोसिस। पहले हमको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है हमारे पास। अगर हम किसी कंटेनर में एक साइड रखते हैं H2O और एक साइड रखते हैं सॉल्ट वाटर NaCl प्लस H2O, और ये बीच में क्या लगा रखा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? ये वाटर को तो अलाउड कर देगी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने के लिए, लेकिन जो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है NaCl उसको ये अलाउड नहीं करेगी। तो जैसे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी और हम देखते हैं हमारा जो फ्रेश वाटर वाला वाटर है वो मूव करना स्टार्ट करता है किसकी तरफ? नमक वाले पानी की तरफ या फिर सॉल्ट वाटर की तरफ। ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसी ऑस्मोसिस से हम इसके फिनोमिना को समझते हैं। ये हमने बना दिया है सॉल्ट वाटर NaCl प्लस H2O और हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे मैंगो। अब मैंगो के अंदर क्या होगा? H2O प्रेजेंट होता है। हर फल के अंदर वाटर जो है काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमारा प्रेजेंट रहता है।
जैसे यहाँ H2 के मॉलिक्यूल क्या करने गए, बाहर चले गए। अब जो इसकी जो लेयर है, आउटर लेयर जो फल की है, ये कैसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये अलाउ कर देती है बाहर, यहाँ से H2 जो है बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। अब जब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर ने लूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका साइज श्रिंक होना स्टार्ट कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, इट लूजेज वाटर ड्यू टू, नहीं ये तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो अलग चीज़ है, इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए तो हम यूज़ करते हैं जब हमको वाटर फिल्टर करना पड़ता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर यहाँ से पानी फल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता, जो हमारा सॉल्ट वाटर है, अगर यहाँ से वाटर निकल के इस फल के अंदर चला जाता, देखो जाएगा अंदर, यहाँ से वाटर ही जाएगा, सॉल्ट तो जा ही नहीं सकता। और अगर वाटर हमारा इसके अंदर गया फल के, तो इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाना चाहिए था। इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस का आंसर नहीं है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता, ये देखो ऑस्मोसिस क्या है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, जब राइट से लेफ्ट की तरफ वाटर मॉलिक्यूल आने लग जाएगा। राइट में क्या हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक प्रेजेंट है, वहाँ से अगर वाटर फल के अंदर आना स्टार्ट हो जाए तब हम बोलेंगे उसको रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फल वगैरह में जो हम जनरली ऑस्मोसिस ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेन अमाइड टू प्रोपेन अमीन। तो अब पहले प्रोपेन अमाइड पता होना चाहिए हमको। तो प्रोपेन अमाइड क्या होता है, CH3, 3 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, सीधी बात, CH3 CH2 CH नहीं यहाँ आएगा, C डबल बॉन्ड ONH2, ये है प्रोपेन अमाइड। इससे बनाना है हमको CH3 CH2 और NH2, ये हमको बनाना है। तो कार्बन भी यहाँ पे कितने सेम है, 3 कार्बन यहाँ है और 3 कार्बन यहाँ पे है। तो अब रिएजेंट देखते हैं क्या क्या यूज़ कर रखा है इसने। पहला रिएजेंट क्या हमारे पास, एक्सेस ऑफ H2। ऐसी कोई बुक में तो रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है कि जो रिएक्शन क्या करें, H2 के साथ रिएक्शन कराने पर अमाइड हमारा अमीन में चेंज हो जाए, तो ये रिएजेंट तो काम नहीं करेगा। दूसरा है Br2 इन एक्वस NaOH। हाँ, ये Br2 एक्वस NaOH हमने कहाँ पढ़ा है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। लेकिन वहाँ पे एक कमी हमको देखने के लिए मिली थी कि अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमको 2 कार्बन देता है, अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो वो 3 कार्बन देता है। मतलब कि अगर मैंने इसमें डाला है NaOH और Br2, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 NH2। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। एक कार्बन लेस हमको देखने के लिए मिलता है। अमाइड को तो वो बिल्कुल अमीन में कन्वर्ट कर देगा, बट कंडीशन क्या है, 1 कार्बन लेस। तो 3 कार्बन की जगह हमको 2 ही कार्बन वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अगला रिएजेंट देखते हैं। ऐसे मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर रिएजेंट का हमको यूज़ भी पता लग जाए। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, मतलब कि I2 प्लस रेड फॉस्फोरस। ये कौन सा रिएजेंट है, कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है, ये रिएजेंट है HVZ रिएक्शन का। वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे, हमारे पास अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, मतलब अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। और अगर हम डालते हैं X और रेड फॉस्फोरस, X2 हमारा क्या होता था, हेलोजन, Br2 और क्लोरीन Cl2, तो यहाँ लग जाता था वो अल्फा पोजीशन पे हमारा Cl या Br जो भी हम लेंगे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये रिएजेंट तो HVZ कराता है, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट नहीं करता है। लास्ट हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। ईथर हमारे पास सॉल्वेंट है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, हमारा रिएजेंट है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, अमाइड को जो है बिल्कुल अमीन में कन्वर्ट करके देता है, बिल्कुल सही है। और कार्बन एटम्स भी उतने ही रहते हैं। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पर भी लास्ट में 3 कार्बन हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है क्वेश्चन असर्शन और रीजन का। हमको डिफाइन क्या करना है कि असर्शन सही है हमारी, और हो सकता है कि रीज़न गलत हो। एक हो सकता है कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, फिर हमको बताना है क्या रीज़न जो है असर्शन का बिल्कुल है, मतलब असर्शन का जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है, कारण वही है रीज़न उसका जो असर्शन हो रही है। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, द बॉइलिंग पॉइंट, सही गलत हमको डिसाइड करना है, स्टेटमेंट दे रखी है उसने बस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। अब इथेनॉल का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए।
इथेनॉल होता है CH3CH2OH, और मिथॉक्सी मीथेन क्या है हमारे पास, ऑक्सी ग्रुप जो हम यूज़ करते हैं ईथर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। तो वो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेनॉल का ज़्यादा होता है मिथॉक्सी मीथेन से। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, इथेनॉल का ज़्यादा होता है। तो ये हमारा क्या बोलेंगे हम, असर्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। तो क्या इथेनॉल में हमारे पास इंट्रामोलिकुलर होती है, CH3CH2OH, यहाँ पे OH, और हमारे पास इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा, उसको हम लिखते हैं OCH2CH3। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, एक इंटरेक्शन होती है। क्यों होगी हमारे पास इंटरेक्शन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव रखेगा, अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव रखेगा, ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब जहाँ पे हमारे पास चार्ज सेपरेशन आ गई, वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हमको देखने के लिए मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंट्रामोलिकुलर है कि इंटरमोलिकुलर है, ये है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हमको देखने के लिए मिल रही है। एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा हमारे पास, तो हम इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ लेता हूँ मैं OH, यहाँ लगा है N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो हमको समझना ये जो कंसेप्ट है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का रीज़न होता है वो इंटरमोलिकुलर होता है, इंटरमोलिकुलर नॉट इंट्रामोलिकुलर। इसमें नहीं हमको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा। तो देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, अभी बताया बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन इसमें इथेनॉल में क्या है, इंटरमोलिकुलर है, इंट्रा नहीं है। इंट्रा स्पेलिंग शायद समझ नहीं, INTRA, इंट्रामोलिकुलर नहीं है। तो असर्शन हमारी सही है, रीज़न हमारा जो है बिल्कुल गलत है, इसको हम बोल देंगे रीज़न भाई गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन थे, शायद ये पता नहीं 2 नंबर के थे, मेरे को याद नहीं लिखते हुए। असर्शन है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर। उसने बोला है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है एल्काइल हैलाइड का, RI RBr RCl RF, ये बिल्कुल सही इसने ऑर्डर लिखा हुआ है। तो असर्शन जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका क्या रीज़न बताएगा, ये कि क्या रीज़न है हमारा, RI जो है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है RBr के कंपेयर में और फिर RCl के कंपेयर में। तो रीज़न देता है ये, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर। इसने रीज़न तो कुछ अलग ही दे दिया। देखो अब पहले हमने देख लिया असर्शन सही है, रीज़न क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड क्लोराइड एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मास। वो बोल रहा है अगर CH3I लेता हूँ मैं या फिर CH3Br लेता हूँ तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा CH4 से। अगर मैं लेता हूँ CH3CH2I या CH3CH2Br, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या है हमारे पास, इथेन है, CS3 तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज़्यादा होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी हमारी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये लाइन हमको लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि रीज़न अपने आप में सही है, मतलब ये रीज़न जो उसने बोला है एल्काइल हैलाइड का ये सही है, पर इसका ये रीज़न इसके साथ नहीं बैठता। इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का रीज़न ये नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये अलग स्टेटमेंट है, तो वहाँ मैच नहीं करना। हमने बोला असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। तो फिर इसका करेक्ट रीज़न क्या होना चाहिए हमारे पास, RI RBr। जैसे जैसे हमारे पास देखो आयोडीन का मॉलिक्यूल बड़ा साइज़ का होता है, आयोडीन बड़ा साइज़ का, ब्रोमीन उससे छोटा साइज़ का, Cl उससे छोटा साइज़ का और फ्लोरीन उससे छोटा साइज़ का। जैसे जैसे साइज़ हमारा बढ़ता है ना वैसे वैसे क्या होता है, वॉन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज़ करती है, और वॉन डर वाल फोर्सेज क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इंक्रीज़ करेगा। तो इसका रीज़न तो सिर्फ वॉन डर वाल फोर्सेज है कि साइज़ बढ़ेगा, वॉन डर वाल फोर्सेज बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट असर्जन है CrH2O6Cl2 and FeH2O6Cl2 आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स।
तो क्या ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है? अब हमको पता होना चाहिए कि होमोलिप्टिक क्या होता है और हेटेरोलिप्टिक क्या होता है। अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले मॉलिक्यूल, यहाँ अगर H2O6 है और यहाँ Cl2, और हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O5 और यहाँ Br ले लिया और बाहर कोई Cl ले लिया, तो यहाँ जो लीगेंड है हमारे पास, ये तो काउंटर आयन है, ये लीगेंड नहीं है, ये भी काउंटर आयन है, ये लीगेंड नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है इनको हम लीगेंड बोलते हैं। तो H2O 6 के 6 मतलब एक जैसे ही लीगेंड प्रेजेंट है हमारे पास, तब हम बोलते हैं इनको होमोलिप्टिक। अगर सारे ही लीगेंड एक जैसे हमारे पास, यहाँ पे 5 वाटर है और 1 ब्रोमीन अलग है, तो ये ऐसे टाइप को हम बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। तो उसने बोला है CrH2O6 और FeH2O6 आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलिप्टिक, तो बिल्कुल सही है सर्जन है, होमोलिप्टिक है क्योंकि सेम लीगेंड है। रीजन बोलता है ऑल द लीगेंड्स अटैच टू मेटल्स आर सेम, बिल्कुल सही है, सारे लीगेंड अटैच मेटल से सेम है। फिर हमको लाइन लिखनी है रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे जब दोनों ही सही हो जाएंगे और रीजन भी इसका जो है मैच कर रहा है बिल्कुल, उसने रीजन क्या लिखा है, ऑल द लिगेंड अटैच टू मेटल आर सेम, तो ऑल द लिगेंड अटैच टू मेटल आर सेम, तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? पहले दोनों के स्ट्रक्चर बता लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक उसने दिया है बेंजल्डिहाइड, ये होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच C+OH ग्रुप, ये है बेंजल्डिहाइड। और दूसरा उसने क्या बोला है, प्रोपेनल, मतलब कि 3 कार्बन CH3CH2 C+OH। उसने बोला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और वो अटैक करने का जो है अपने पास सामर्थ्य रखती है। तो कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा, कार्बन पे जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम गोज विद दिस, कार्बन यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल उतनी ही फास्ट यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन में रेट जो है फास्टर होगा। तो अब हमको दोनों की बस क्या करनी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है। यहाँ लिख देता हूँ पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर हम बेंजल्डिहाइड में देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, अगर कार्बन की क्या करेंगे, अभी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए और वो प्लस आई इफेक्ट लगाने लग जाए, तो हम बोलेंगे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक बेंजीन रिंग का दिखाई दे रहा है, बेंजीन रिंग अपना डोनेट कर रही है। तो बेंजीन रिंग ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन स्टार्ट किया, और हम रेजोनेंस के थ्रू देख सकते हैं O-H। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हुई, इस कार्बन पे। तो बेंजीन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इस कार्बन की जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, और कार्बन सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हुई तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी भी कम हुई। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो हमारा प्रोपेनल है या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपेयर में, बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में। ये डायग्राम चाहो तो आप उसमें एग्जाम में भी बना सकते हैं और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई कर देंगे बेंजीन इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस के थ्रू कार्बन को डोनेट कर रही है, उसकी वजह से जो इसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कार्बन सेंटर की वो कम हो रही है, और कम होने से रिएक्टिविटी जो है कम हो रही है। अब न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करने लेट जाएगा थोड़ी, जहाँ पहले उसको दिखेगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, वहाँ पहले अटैक करने जाएगा, मतलब ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला रिएक्शन दे रखा है CH3CH2Cl, और हमारे पास क्या है Na पॉजिटिव Cn-। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी ध्यान से देखते हैं, अगर इसको सही से बनाता हूँ एक बार, CH3CH2Cl, इसको और अगर अच्छे से बनाऊँ मैं समझाने के लिए, लो CH3Cl। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन होता है माइनस आई इफेक्ट से यहाँ पर भी क्या करेगा, जनरेट करेगा पार्शियल पॉजिटिव, अपने ऊपर रखेगा पार्शियल नेगेटिव। और जो ये हमारे पास हेलोजेंस होते हैं जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम बोलते हैं गुड लीविंग ग्रुप।
अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे CN एक न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा पीछे से अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे, और Cl जो है रिएक्शन से जाएगा बाहर। रिएक्शन कैसी है, SN2 मैकेनिज्म से जा रही है, CH3CH2, और यहाँ लग जाएगा हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको और साफ लिखता हूँ मैं थोड़ा, CH3CH2CN, ये हमारा बन चुका है A प्रोडक्ट। अब हमारे पास उसने दूसरा रिएजेंट बोला है H2NI। अब H2NI क्या करता है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास निकल की जगह हो सकता है क्वेश्चन में पैलेडियम ले ले अगली बार हो, या फिर प्लेटिनम मेटल का यूज़ कर ले, किसी भी मेटल का यूज़ कर सकता है। हाइड्रोजिनेशन हमको करानी है, तो जो CN ग्रुप होता है ये कन्वर्ट होता है NH2 ग्रुप में, या फिर अगर हम और अच्छे से बताएं तो CN कन्वर्ट होगा CH2NH2 में। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा CH3CH2CH2NH2। हमको कार्बन का ध्यान रखना है, एक कार्बन, दो कार्बन और यहाँ तीसरा कार्बन। यहाँ पर भी एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। बिल्कुल हमने कार्बन सही बनाए हैं और प्रोडक्ट भी हमारा 100% बिल्कुल सही है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसके नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पे बिल्कुल आंसर दे दिया जाएगा। C6H5 का मतलब होता है हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई अटैच है। C6H5 बना लिया हमने। अब NH2, तो NH2 हमने बना लिया। इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। एग्जाम में जब भी आएगा एनिलीन के नाम से आएगा, इसको हमको कॉमन नेम याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NaNO2 + HCl। ये हमको क्या बना के देता है, ये फॉर्म करके देता है एक डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास फॉर्मेशन होगा। N2 + Cl- और नाम है इसका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर हमारे पास क्या बोल रहा है, आगे इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, ये तो हमारा A बन चुका है। अब हमने क्या रिएक्शन कराई है, C6NH5NH2 के साथ में। C6H5NH, नहीं गलत लिख दिया, तो यहाँ आएगा NH2। हाँ, अब हम लोग क्या करना है, ये कपलिंग रिएक्शन होती है हमारे पास। यहाँ मैं इसको दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया पैरा वाला। वैसे तो हर पोजीशन में हाइड्रोजन होंगे, ये तो पता ही होगा बेंजीन के, लेकिन मैं पैरा वाले को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हमको क्या कर देना है, सॉरी इस पोजीशन को नहीं, नाइट्रोजन वाली को, ये यहाँ से Cl को हटा देना है हमने, और नाइट्रोजन के साथ हमने पैरा पोजीशन पे कर देना है इसको अटैच। दिखाते हैं कैसे। ये हमारा है N, डबल बॉन्ड N, और ये हमारी इसकी पैरा पोजीशन, ये आ गई NH2। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया एजो डाई का। कलर भी पूछता है इसको, तो कलर होता है इसका येलो कलर। तो येलो कलर की डाई का हमारा फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी पैरा पोजीशन है जहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा था पहले, ये यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 4। अब देखो नंबर 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन से मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है। हमारे पास फॉर्मेशन होगा डाई का। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हमारे पास, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, अब बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ये सारे बोर्ड्स के ही हैं। CBSE 2025 का पेपर है शायद ये वाला। तो मैं इसको सॉल्व करते हैं अगले लेक्चर में। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए फ्रेश क्वेश्चन के साथ।